नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज हम भारतीय इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इतिहास विषय में भी हम आधुनिक भारत के इतिहास से शुरुआत कर रहे हैं, यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री से। तो देखिए पहला प्रश्न, अगर हम बात करें 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहां से आरंभ हुई, तो इसका आंसर है मेरठ से। और जो डेट थी वह थी 10 मई 1857। यहां पर मेरठ में सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था और उसका कारण था एक नई एनफील्ड राइफल, जिसको प्रयोग करने से पहले जो कारतूस है उसे मुंह से काटना पड़ता था, और उस कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी मिले होने की खबर थी। चूंकि उस समय ब्रिटिश सरकार में भारतीय सैनिकों की संख्या बहुत ज्यादा थी, और भारतीय सैनिकों में हिंदू और मुस्लिम दोनों वर्ग शामिल थे, तो दोनों वर्ग को अपनी संस्कृति पर प्रहार महसूस हुआ। फलस्वरूप उन्होंने विद्रोह कर दिया। विद्रोह की वजह से जो दिनांक, जो डेट थी वह 31 मई तय की गई थी, लेकिन समय पूर्व ही यह क्रांति आरंभ हो गई और संचार के साधनों का भी अभाव था। तो जो ब्रिटिश सरकार थी उन्होंने इस पर नियंत्रण लगभग कुछ ही समय में पा लिया। 10 मई 1857 से पहले बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे का भी नाम आता है इस क्रांति में। उन्होंने मार्च 1857 में विद्रोह किया, और जब उन्होंने अपने अंग्रेज अधिकारी से पूछा कि क्या इसमें गाय की चर्बी मिली हुई है, जब उन्हें संतोषजनक उत्तर नहीं मिला मंगल पांडे को, तो उन्होंने विद्रोह कर दिया, और विद्रोह फलस्वरूप उन्हें पकड़कर फांसी दे दी गई। तो क्रांतिकारी में मंगल पांडे का भी नाम आता है, अमर शहीद। वही रानी लक्ष्मीबाई, जो कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, उनका भी नाम आता है। कहीं ना कहीं इस क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार को अपनी नीतियों को बदलना पड़ा, इस पर विचार करना पड़ा कि कहीं ना कहीं हमारा जो प्रशासनिक नियंत्रण है वह उस हिसाब से नहीं चल रहा है जिस हिसाब से होना चाहिए था। और यह क्रांति काफी अहम मानी जाती है, इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा भी दी जाती है, क्योंकि इस क्रांति के बाद उन्हें अपनी प्रशासनिक नीतियों में काफी फेरबदल करना पड़ा ब्रिटिश सरकार को। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अच्छा, अगले प्रश्न पे चलने से पहले एक चीज और है कि दिल्ली और अन्य इलाकों में भी यह विद्रोह फैल गया था, और इसका नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व सैनिकों ने, जो कि अंतिम मुगल बादशाह थे बहादुर शाह जफर, उनको नेतृत्व दे दिया था कि आप इस क्रांति का अग्रदूत या नेतृत्व कीजिए। चूंकि वह काफी वृद्ध थे और अंग्रेजों ने जल्दी इस क्रांति पर नियंत्रण पा लिया, तो बाद में जो मुगल बादशाह, अंतिम मुगल बादशाह थे बहादुर शाह जफर, उन्हें भी बंदी बना लिया गया और रंगून निर्वासित कर दिया गया, और वह अपनी आखिरी सांस तक रंगून ही निर्वासित रहे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? ये काफी फेमस क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। तो यह स्थापना हुई थी सन 1885 में, और दिन था 28 दिसंबर 1885, मुंबई में। संस्थापक थे ए ओ ह्यूम, इनका पूरा नाम है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, ने की थी, और बंबई में इसकी स्थापना हुई। यह एक, यदि हम देखें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की यदि हम बात करें, तो जब से इसकी स्थापना हुई तब से लेकर लगभग देश की आजादी तक इसके हर वर्ष अधिवेशन हुए। तो जो प्रथम अधिवेशन था, उसके जो अध्यक्ष थे वह थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। स्थान क्या था? बंबई। और स्थापना एओ ह्यूम द्वारा की गई। कब की गई? 1885, 28 दिसंबर। एक प्रश्न और आ सकता है कि उस समय जो भारत के गवर्नर जनरल हैं वो कौन थे? तो लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन के समय कांग्रेस की स्थापना की गई थी सन 1885 में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बंगाल का विभाजन किस वायसराय के काल में हुआ? यह भी काफी अच्छा प्रश्न है। बंगाल का विभाजन हुआ लॉर्ड कर्जन के समय, सन 1905 में। कारण क्या था? जो आज का बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल वाला इलाका है, वह काफी बड़ा ये क्षेत्र हुआ करता था, और उसमें राष्ट्रीय एकता विद्यमान थी हिंदू मुस्लिम दोनों वर्ग में, और इस कारण प्रशासन कहीं ना कहीं ठीक से कार्य नहीं कर पा रहा था। उन्हें डर भी था कि कहीं विद्रोह ना हो जाए इस प्रकार से। तो 1905 में लॉर्ड कर्जन ने प्रशासनिक कारण बता के बंगाल का विभाजन किया, लेकिन उसका वास्तविक उद्देश्य क्या था? हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ना। और इसके विरोध में एक आंदोलन भी हुआ, स्वदेशी आंदोलन, और बाद में 1911 में जाकर इस विभाजन को रद्द करना पड़ा, वापस लेना पड़ा। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1905 में लॉर्ड कर्जन ने विभाजन किया था बंगाल का। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? देखिए, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है यह भी।
13 अप्रैल 1919 दिन था बैसाखी का, और अमृतसर स्वर्ण मंदिर के पास में यह स्थित है, जलियांवाला बाग। एक छोटा सा बाग है, और इस बाग में जाने के लिए एक ही रास्ता है जो कि काफी संकरा है। एक रोलेट एक्ट पारित हुआ था जिसमें बिना अपील दलील वकील के किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता था। तो दो राष्ट्रीय नेता उस समय के क्रांतिकारी, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, इन दोनों की गिरफ्तारी के विरोध में एक आम सभा इस जलियांवाला बाग में चल रही थी। उस आम सभा में बच्चे, बूढ़े और महिलाएं, सभी वर्ग के जो लोग हैं मौजूद थे। और उस समय जनरल डायर वहां पर आया अपनी सेना के साथ, और उसने निहत्ती भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। इस आदेश के कारण सैकड़ों लोगों की जानें गई, क्योंकि निकलने का रास्ता बिल्कुल ब्लॉक हो गया था। वहां पर एक कुआं भी है, उस कुएं में भी कुछ लोग ने मतलब छलांग लगा दी, लेकिन फिर भी वो नहीं बच पाए। कुछ लोगों ने दीवारों पर चढ़ने का प्रयास किया। तो दीवारों में आज भी यदि हम जाते हैं अमृतसर, तो जलियांवाला बाग में यदि हम जाके देखेंगे तो दीवारों पर बंदूक के निशान ऐसे कैसे हमको दिखाई देंगे। उस समय का यह बहुत ही बड़ा हत्याकांड था, जिसको लेकर दुनिया भर में ब्रिटिश सरकार की आलोचना भी हुई, और बाद में एक कमेटी भी गठित की गई कि इसकी जांच के लिए कि वास्तव में क्या ये हुआ था या किसकी इसमें गलती थी। तो एक कहानी और इससे जुड़ी हुई है, जनरल डायर। देखिए, उस समय जो डायर था, एक्चुअल में दो डायर से, जिसने वहां पर पहुंच के गोली चलाने का आदेश दिया, वो था रेजिनॉल्ड डायर जनरल। और 1927 या 28 में इसकी डेथ हो गई थी किसी बीमारी के चलते। और उस समय पंजाब प्रांत का जो एक और गवर्नर जनरल था, उसका नाम था माइकल ऑडवायर। उसने इसके कृत्य को सही ठहराया था, जो रेजिनॉल्ड डायर था उसके कृत्य को सही ठहराया था। तो इसका बदला शहीद उधम सिंह ने लंदन जाके सन 1940 में लिया था। कैसे? गोली मार के, जो उस समय पंजाब प्रांत का जो जनरल माइकल ऑडवायर था, उसकी हत्या करके। क्योंकि ये तो पहले ही मर चुका था, रेजिनॉल्ड डायर, जिसने वास्तव में वहां जाकर गोली चलाई थी, है ना। तो ये भी इससे एक जुड़ा हुआ एक प्रश्न है जो आपको याद होना चाहिए था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। असहयोग आंदोलन। देखिए, ये गांधी जी का एक प्रसिद्ध फेमस आंदोलन, जो कि शुरुआती आंदोलन माना जाता है। किस घटना के कारण वापस लिया गया? तो किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन वापस लिया गया? तो उसका नाम है चोरी चौरा कांड। यह उत्तर प्रदेश में एक स्थान है जहां पर असहयोग आंदोलन के दौरान जो भीड़ थी, उस भीड़ ने एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी, और आग लगाने के कारण कई पुलिसकर्मी मारे गए। और चूंकि यह गांधी जी का आंदोलन था, असहयोग आंदोलन, कि हम सहयोग नहीं करेंगे, गांधी जी का आंदोलन था, मतलब कि हिंसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो अहिंसावादी थे, और हिंसा हो गई। और हिंसा होने पर उन्होंने आंदोलन को वहीं पर रोक दिया। इस आंदोलन को रोकने पर एक जन आक्रोश भी देखा गया, क्योंकि कुछ वर्ग को लग रहा था कि बस आजादी मिलने ही वाली थी, क्योंकि बहुत ही अच्छे स्तर पर यह आंदोलन उस समय काम कर रहा था। तो यह घटना हुई थी फरवरी 1922 में, उत्तर प्रदेश में चोरा चोरी जगह स्थान पर, जहां पर थाने में आग लगा दी गई थी। और इस आग लगने के कारण जो हत्या हुई है, जो हिंसा हुई, और जो पुलिसकर्मी मारे गए, उसके चलते गांधी जी ने इस आंदोलन को स्थगित कर दिया। तो ये इसका मेन कारण था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। साइमन कमीशन का भारत में बहिष्कार क्यों किया गया? इसका मेन कारण था कि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। जो 1919 का भारत शासन अधिनियम था, उसमें क्या प्रशासनिक सुधार करने चाहिए, और क्या उसमें परिवर्तन होना चाहिए, या उसमें कोई सुझाव को चलते इस आयोग का गठन किया गया था। लेकिन इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, जिससे इसका विरोध हुआ। और जब यह कमीशन लाहौर, यानी कि जो भारत पहुंचा, तो साइमन गो बैक के नारे लगाए गए। इससे भी जुड़ा हुआ एक किस्सा है कि लाला लाजपत राय की मृत्यु इस समय हो गई थी, क्योंकि जब ये आंदोलन चल रहा था कि साइमन गो बैक, वापस जाओ, तो लाठी चार्ज का आदेश दिया गया अंग्रेज अधिकारी द्वारा, और लाठी चार्ज में लाला लाजपत राय के सिर पर प्रहार किया गया, और उनकी इस लाठी चार्ज के कारण मृत्यु हो गई। इस लाठी चार्ज के कारण हुई मृत्यु, या लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद, इन का एक संगठन था, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक पार्टी के नाम से। और इस संगठन ने इसका बदला लिया एक उस अंग्रेज अधिकारी को मार के, जिसने लाठीचार्ज का आदेश दिया था। लेकिन ये स्कॉट को मारना चाहते थे। उस समय वहां का जो ब्रिटिश अधिकारी था स्कॉट, जिसने लाठीचार्ज का आदेश दिया था, लेकिन गलती से गोली सैंडर्स को लग गई,
सैंडर्स भी एक अंग्रेज अधिकारी ही था, पुलिस अधिकारी। इसके बाद, इस घटना के बाद उन्होंने वहां से वह रास्ता छोड़ के फिर वह देश के अन्य क्षेत्र में चले गए थे। तो ये भी एक प्रश्न बनता है। अच्छा, और जो लाला लाजपत राय थे, उनका एक प्रसिद्ध नारा है कि मेरे सर पर हुआ लाठी का एक एक प्रहार जो ब्रिटिश सरकार का ताबूत है उसकी एक एक कील साबित होगा, या कई जगह आखिरी कील साबित होगा भी दिया हुआ है। तो कहीं ना कहीं कि आप लाठी का प्रहार जरूर कर रहे हैं, लेकिन आपके शासन का यह ताबूत के रूप में आखिरी कील के रूप में साबित होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये नारा भी कई बार पूछा जाता है कि ये ताबूत का आखिरी कील या एक एक कील साबित होगा, किसने दिया था? तो लाला लाजपत राय ने, जिनकी लाठी प्रहार में मृत्यु हो गई थी। दांडी यात्रा यानी कि नमक सत्याग्रह कब कब आरंभ हुआ? यह भी गांधी जी का एक आंदोलन था जो कि 12 मार्च 1930, एक सेकंड, यस, 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से दांडी तक लगभग 385 किलोमीटर, कई जगह 390 भी दिया हुआ है, तक यात्रा शुरू की और वहां पहुंचकर समुद्र से नमक बनाया एक प्रतीकात्मक रूप में और नमक कानून तोड़ा। कारण क्या था? सरकार ने नमक पर भी टैक्स लगा रखा था और नमक अमीर हो या गरीब हर वर्ग से जुड़ा हुआ है, और गांधी जी को यह सही नहीं लगा कि भाई कहीं ना कहीं नमक पर टैक्स लगा रही है सरकार और ये गलत है। तो चूंकि कानून बना रखा था कि कोई नमक नहीं बना सकता है और इस पे एक टैक्स भी था नमक पे भारतीयों के ऊपर, तो उन्होंने दांडी मार्च निकाला 12 मार्च 1930 को अपने साबरमती आश्रम से। 78 उनके सदस्य सहयोगी थे जब वे चले थे, और दांडी पहुंचकर उन्होंने समुद्र के जल से नमक बनाया और नमक कानून को तोड़ा और सविनय अवज्ञा अपने एक दूसरे आंदोलन को प्रारंभ किया, जो कि इनके प्रसिद्ध आंदोलनों में से एक है कि हम विनय के साथ आपकी अवज्ञा करते हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारत छोड़ो आंदोलन किस तारीख को शुरू हुआ? ये काफी प्रसिद्ध प्रश्न है लास्ट में। 8 अगस्त 1942, ये भी गांधी जी का आंदोलन था और इसका प्रसिद्ध नारा था करो या मरो, डू और डाई। और अगले ही दिन इस आंदोलन के बाद जो प्रमुख क्रांतिकारी नेता थे गांधी जी और उनके सहयोगी, उन सभी को जेल भेज दिया गया था। इसका मेन कारण था कि भी कहीं ना कहीं बस देश को आजादी चाहिए जल्द से जल्द, इसलिए इस आंदोलन को पारित किया गया था 1942 में। और आपको बताइए 15 अगस्त 1947 को फिर देश आजाद हुआ था। अगला प्रश्न है, आजाद हिंद फौज आईएनए का पुनर्गठन करके उसका नेतृत्व किसने संभाला? तो देखिए, उसका नेतृत्व संभाला था सुभाष चंद्र बोस ने। आजाद हिंद फौज की स्थापना कैप्टन मोहन सिंह ने की थी। बाद में राज बिहारी बोस ने सुभाष चंद्र को इसकी कमान सौंप दी, और सुभाष चंद्र बोस जी का एक नारा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, है ना। उन्होंने आजाद हिंद सरकार की भी स्थापना की थी। इसके पहले सुभाष चंद्र बोस काफी प्रसिद्ध क्रांतिकारी नेता है, कभी चर्चा करेंगे इनके ऊपर भी। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? कैबिनेट मिशन भारत आया 24 मार्च 1946 को, और इसके 3 सदस्यों का नाम हर बार पूछा जाता है, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर। ये भारत आया था और इसने भारत को एक संघीय ढांचे में स्वतंत्रता देने की योजना प्रस्तुत की थी, लेकिन यह योजना असफल रही क्योंकि कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों कुछ मुद्दों पर एक नहीं हो पाई, तो यह लगभग असफल ही रही यह योजना भी। तो आज की कक्षा में इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।